Good morning students, welcome in the history class. Today we will start our chapter 11, Path to Modernization. It is a second part video. Now can we start? Yes, जापान बाय कॉन्ट्रास्ट इज ए स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड. स्ट्रिंग होता है कोई भी श्रृंखला होना आइलैंड की. द फोर लार्जेस्ट बीइंग होशु, कुयोशु, सोकोकू, होकाइडे एंड फोर्थ बनी होकाइडे. जो ये चारों जो श्रृंखला है वो जुड़ी हुई है. होशु, कुयोशु, सोकोकू एंड हकोदी. ओकिनावा चेन इज द सोर्थर मोस्ट, यानी कि सोर्थर पार्ट के अंदर जो ओकिनावा जो चेन है वो है. एंड द सेम लैटिट्यूड एज द बहामास. कहते हैं ये उसी लैटिट्यूड के ऊपर है जहाँ पर बहामास है, वहीं पर ही ओकिनावा चेन है. मोर देन 50% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द मेन आइलैंड इज द माउंटेनियस. 50% जो लैंड है जो जापानीज़ का वो माउंटेन से घिरा हुआ है. दैट इज़ सिचुएटेड इन ए वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन. अर्थक्वेक जोन मीन्स जहाँ पर भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं वो काफ़ी एक्टिव है और वहीं पर ही दैट इज द जापान इज सिचुएटेड. दिस जियोग्राफिकल कंडीशन हैव इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर. कहते हैं वहाँ पर जो आर्किटेक्चर फॉर्म है जियोग्राफी कहते हैं उस चीज़ का काफ़ी प्रमाण देता है कि जो जापान के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं. द पॉपुलेशन इज लार्जली जापानीज़ बट देयर आर ए स्मॉल आइनो मिन्योरिटी. आइनो यानी कि मिन्योरिटी क्या होती है जिसकी संख्या जहाँ पे कम होती है. कहते हैं स्मॉल आइनो वहाँ पर एक है जिसकी मिन्योरिटी सबसे कम है वो पॉपुलेशन के अंदर. एंड द कोरियंस हु वर फोर्सबली ब्रॉट एज लेबर व्हेन कोरिया वाज ए जापानीज कॉलोनी. लेकिन कहते हैं कि उस समय के अंदर जो लेबर जो होते थे वहाँ पर उनको लेके आया जाता था. क्यों कब ले लाते थे? जब जो जापान था कहते हैं कोरिया का कॉलोनी हुआ करता था. जापान टेक्स अ ट्रेडिशन ऑफ एनिमल रियरिंग. जो जापान में हमेशा से ही कहते हैं जो पशुओं को रखने की वहाँ पे क्या है एनिमल रियरिंग की ट्रेडिशन नहीं है. राइस इज़ द स्टेपल क्रॉप. राइस सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है खाने के लिए यूज़ करते हैं. एंड द फिश द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के लिए फ़िश का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. रा फिश है ये कहते हैं कि प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्सेज माना जाता है. ये जो रा फिश को बोलते हैं साशिमी या सुशी हैज़ नाउ बिकम अ वाइडली पॉपुलर डिश अराउंड द वर्ल्ड इज़ कंसिडर वेरी हेल्दी. जो काफ़ी पॉपुलर डिश के रूप में माना जाता है साशिमी और सुशी. ये जो जो फिश होती है उसकी बनती है ये. इट इज़ आल्सो ए सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जापान. द पॉलिटिकल सिस्टम. एन एम्परर हैड रूल जापान फ्रॉम क्योटो. क्योटो से कहते हैं कि जो एक राजा का नाम था क्योटो प्लेस है कि जापान ने वहाँ पर एक एम्परर है जो उन्होंने शुरू किया था. बट बाय द 12th सेंचुरी इम्पीरियल कोड लोस्ट पावर टू शोगुन्स. कहते हैं शोगुन से उन्होंने अपनी पावर को खो दिया था. यानी कि पहले इनके पास जो पावर थी शोगुन के पास थी. एंड हु इन थ्योरी रूल इन द नेम ऑफ द एम्परर. राजा के नाम के ऊपर यही राज्य करते थे. बट फ्रॉम द 1603 टू द 1867 मेंबर ऑफ द तोकुगावा के जो फैमिली मेंबर थे जापान वाज कंसिडर रिच. जापान को काफ़ी रिच समझा जाने लगा. बिकॉज इज इम्पोर्टेड लग्जरी गुड्स. इम्पोर्ट क्या होता है कि जब हम बाहर से कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से कोई भी चीज़ अंदर इम्पोर्ट होता है कि जब बाहर से जब हम चीज़ों को अपने देश के अंदर एंट्री देते हैं दैट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट होते हैं जैसे हमारे यहाँ पे कॉटन्स वगैरह थी वो बाहर दूसरे देशों में जाती थी दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सपोर्ट. इट इम्पोर्टेड लग्जरी गुड्स के लिए जैसे सिल्क है वो चाइना से हमारे इम्पोर्ट किया जाता था और जो टेक्सटाइल होता था वो इंडिया से होता था. पेइंग फॉर दिस इम्पोर्टेड विद गोल्ड. और इसके बदले के अंदर कई बार तो गोल्ड और जो सिल्वर है वो भी इंपोर्ट किए जाते थे. एंड द स्ट्रेंथ द इकोनॉमी लीड द तोकुगावा टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ प्रीशियस मेटल.
बाद में जो इन्होंने क्या कर दिया, जो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जो कीमत थी, ये तोकुबाना ने क्या कर दिया था, इसके ऊपर बिल्कुल रोक लगा दी थी, बिल्कुल स्टॉप कर दिया था प्रीसियस मेटल पे। दे आल्सो टुक स्टेप टू डेवलप द सिल्क इंडस्ट्री। अब इन्होंने क्या कर दिया कि निशीजीन है, ये एक प्लेस है, वहाँ पर इन्होंने जो सिल्क इंडस्ट्री को डेवलप करना शुरू कर दिया। यानी कि अब कहीं से बाहर से अब ये लेके नहीं आते थे, बल्कि अपने जो सिल्क का खुद यहीं पे ही डेवलप किया जाता था, इंडस्ट्रीज इन्होंने डेवलप कर दी थी। ये क्योटो में प्लेस है। सो एज टू रेड्यूस इम्पोर्ट, और जो इम्पोर्ट का सिस्टम है वो बिल्कुल कम होता गया। द सिल्क फ्रॉम निशीजीन केम टू बी नोन एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर अभी भी जो सिल्क का काम है सबसे बेस्ट माना जाता है। अदर डेवलपमेंट सच एज द इंक्रीज यूज ऑफ मनी, जो मनी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा और उसके बाद मनी भी है वो इंक्रीज होने लगी। एंड द क्रिएशन ऑफ ए स्टॉक मार्केट इन राइस सो दैट इकोनॉमी वाज डेवलपिंग इन न्यू वेज। कहते नए तरीके से क्या थी, इकोनॉमिक है वो जो शो कर रही थी कि स्टॉक मार्केट में राइस जैसे बढ़ रहा था उसी तरह से इकोनॉमिक भी थी वो बढ़े जा रही थी। सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस, यानी कि अब जापान के अंदर सोशल इंटेलेक्चुअल जो चेंज, इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक, यानी कि बुद्धि के साथ में जो बौद्धिक चीज़ें हैं, जैसे बुक्स है सबसे ज़्यादा पब्लिश होने लगी, स्कॉलर्स है सबसे ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल होने लगे। एट द स्टडी ऑफ द एंशियंट जापानीज लिटरेचर की स्टडी भी की जाने लगी। लीड पीपल टू क्वेश्चन द डिग्री ऑफ द चाइनीज इन्फ्लुएंस, जो चाइनीज जो लोग थे उनके इन्फ्लुएंस है जो लोगों के ऊपर, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग करनी है उन्होंने शुरू कर दी और आर्ग्यू करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे कि द सेंस ऑफ द जापानीज कुड बी फाउंड लॉन्ग बिफोर द कॉन्टैक्ट विद द चाइना, जो चाइना के साथ में किस तरह से इनके कॉन्टैक्ट हुआ करते थे, इनके ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू होने लगे। इन सच अर्ली क्लासेज एज द टेल ऑफ द गेजी, अगर हम पढ़ते हैं अगर पीछे क्लासिकल के अंदर जो गेजी की कथा के साथ में, इन द मिथ, मिथ क्या होते हैं, पौराणिक कथाएं कहते हैं जो हमारे रिलीजियस स्पिरिचुअल से जुड़ी होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज यू कैन आल्सो से। सेड दैट द आइलैंड वर क्रिएटेड बाय द गॉड, जो आइलैंड ये मानते हैं कि ये गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया था, और एम्परर है वाज द डिसेंडेंट ऑफ द सन गॉडेस, यानी कि जो इनका जो सम्राट है जो होता है कहते हैं सूर्य देवी के ही डिसेंडेंट माने जाते हैं, मतलब ये भी एक कथा बताई जाती है। टेल ऑफ द गेजिंग, गेजी की कथा क्या है। अ फिक्शुअल डायरी ऑफ द हिरान काउंट रिटन बाय द जो मुरासाकी शिकोगु, मीरासाकी शिकोगु की एक ये फिक्शनल डायरी है, इसके अंदर बताया हुआ कि किस तरह से मुरासाकी और अनेक जो राइटर्स है वो उभर कर आए थे और इन्होंने जापानीज लैंग्वेज को इन्होंने सबसे ज़्यादा लिखा था, और लेकिन जो मेल होते थे वो चाइनीज़ लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी, और जो राइटर्स जो लेडी राइटर्स थी वो जापानीज़ लैंग्वेज को। तो इन्होंने किस तरह से चाइनीज़ लिपि के ऊपर रोट द चाइनीज़ स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे, तो किस तरह से नॉवल ये उभर कर आए थे। तो ये शो करता है कि इंडिपेंडेंट द वुमन हैड ए चूजिंग इन देयर हस्बैंड लिविंग देयर लाइफ, तो उस समय के अंदर जो वुमन्स थी वो अपने हस्बैंड को भी चूज़ करने का भी राइट्स रखती थी, और अपने जीवन को किस तरह से जीना है दोनों का ही इनके पास में राइट्स रहता था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजी रिस्टोरेशन, यानी कि उनकी किस तरह से पुनः स्थापना की गई थी, रिस्टोर करना, दोबारा से उसको पुनर्जागृत करना। द इंटरनल डिसकॉन्टेंट कोइंसिडेंट विद द डिमांड फॉर ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 1853, कहते हैं कि जो इनकी जो डिमांड से इंटरनल डिसकॉन्टेंट थे, यानी कि तोगुसाका वंश है जो कहते हैं उसका जो शासन है वो तो ख़त्म होता गया था, लेकिन यूएसए ने एक कॉमरेड्स भेजा था मैथ्यू पेरी 1794 से लेकर 1858 के अंदर, जिसमें डिमांड की गई जापान की कि गवर्नमेंट साई ए ट्रीटी की जो गवर्नमेंट है कहते हैं ऐसा एक समझौता इन्होंने किया कि जिस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, साइन किए जाएंगे इसके ऊपर, दैट वुड परमिट ट्रेड, कि उसके अंदर ट्रेड है कि आपने परमिशन दी जाएगी, एंड ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशन, और आपके जो रिलेशन है बिल्कुल ओपन रहेंगे, किस बेस पर रहेंगे, पॉलिटिकल बेस के ऊपर रहेंगे और ट्रेड रिलेशन रहेंगे। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन कहा जाता है कि जब आप ट्रेड और पॉलिटिकल के बेस के ऊपर अगर आप किसी के साथ समझौता करते हो। Which it had the following years Japan lay the route to the China,
जापान ने चाइना के साथ रोड के अंदर इन्होंने रूल करते हुए विच यूएसए सा एज ए मेजर मार्केट, यूएसए है जो एक मेजर मार्केट हुआ करता था ट्रेडिंग सिस्टम का, जिसके अंदर वेलिंग शिप्स इन द पैसिफिक नीड ए प्लेस टू रिफ्यू। जो पैसिफिक नीड है, कहते हैं वेलिंग शिप्स के अंदर वहाँ पे रिफ्यूल क्या होता है, ईंधन वगैरह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी और इनको ज़रूरत भी थी ऐसी जगह की। तो एट दैट टाइम देयर वाज ओनली ए वेस्टर्न कंट्री ट्रेडिड विद जापान विद हॉलैंड। तो जापान के साथ में एक ही ऐसा कंट्री था जिसने उनके साथ में हेल्प की और रिफ्यूल को अवेलेबल करवाता था, दैट इज़ द हॉलैंड। पेरी अराइवल हैड ए इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन जापानीज पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा। द एम्परर हु टिल देन हैड द लिटिल पॉलिटिकल पावर नाउ री एमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट फिगर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर के रूप में उभरा। इन 1868 ए मूवमेंट फोर्सली रिमूव द शोगुन। एक ऐसा आंदोलन आया जिसने शोगुन के पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। एंड ब्रॉट द एम्परर टू एडो। और जो नया एम्परर आया था वो था एडो, यानी कि शोगुन को ख़त्म करके जो एडो नया एम्परर आया था। दिस वाज द मेड द कैपिटल। इन्होंने वहाँ पे अपनी कैपिटल बनाई और इसको रीनेम दिया टोक्यो विच मीन्स ईस्टर्न कैपिटल, जिसको ईस्टर्न कैपिटल कहा जाता है। ऑफिशियल एंड पीपल वर अवेयर दैट सम यूरोपियन कंट्रीज़ को लेके काफ़ी मतलब अवेयर थे ये। वर बिल्डिंग कॉलोनियल एम्पायर्स इन इंडिया। कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कुछ बिल्डिंग बनाई गई थी कॉलोनियल एम्पायर्स में जो इंडिया के अंदर थी। न्यूज़ ऑफ द चाइना बीइंग डिक्लेयर्ड बाय द ब्रिटिश वाज फॉलोइंग इन दैट दिस वाज डिपिक्टेड इन पॉपुलर प्लेस। कि जो इनके प्लेस अब वहाँ के ऊपर काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, तो सो दैट देयर वाज ए रियल फियर। कहते थोड़ा सा वहाँ पे डर भी था। एंड माइट बी मेड ए कॉलोनी, कि वहाँ पर कॉलोनी बनाई जाए। मैनी स्कॉलर्स लीडर्स वांटेड टू लर्न फ्रॉम द न्यू आइडियाज़। अब जो नए नए स्कॉलर्स से लीडर्स से वो एक नया आइडिया लेके आ रहे थे। अदर सॉट टू एक्सक्लूड द यूरोपियन इवन बीइंग रेडी टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। और उधर से वो नई टेक्नोलॉजी है वो भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार थे जो वो ऑफर कर रहे थे। सम आर्ग्यू फॉर ए ग्रेजुअल एंड लिमिटेड ओपनिंग टू द आउटर वर्ल्ड। इन्होंने कहा कि धीरे धीरे और लिमिटेड ओपनिंग की जाए। द गवर्नमेंट लॉन्च ए पॉलिसी। इन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की विद द स्लोगन के साथ में। जिस स्लोगन को कहा जाता है फुकोकू कयोहे। दे रियलाइज दैट दे नीडेड टू डेवलप देयर इकोनॉमी। उन अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सोच रहे थे और स्ट्रॉन्ग आर्मी भी बनाने की सोच रहे थे। सो दे वुड फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ द सबजुगेट लाइक इंडिया। और वे इंडिया को तरह कहते हैं अपना मतलब वो उसके अधीन नहीं रहना चाहते, बल्कि उनको फेस करना चाहते थे। वो ही नहीं चाहते कि जो इंडिया जैसे कॉलोनियल हुआ वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। एंड टू ट्रांसफर सब्जेक्ट इनटू सिटीजन। कहते हैं कि और उन्होंने इसी तरह से अपने सब्जेक्ट को भी चेंज कर लिया सिटीजनशिप के अंदर। न्यू गवर्नमेंट आल्सो वर्क टू बिल्ड दे कॉल द एम्परर सिस्टम। अब इन्होंने नई गवर्नमेंट बनानी शुरू की जिसको एम्परर सिस्टम कहा जाता है। जापानी स्कॉलर यूज दिस टर्म एज द एम्परर वाज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री। ये जो एम्परर ने एक जो सिस्टम बनाया था उसके अंदर इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को और मिलिट्री के ही जो लोग थे आर्मी को ही उनको ही सिलेक्टेड किया था। एंड एक्सरसाइज पावर। ऑफिशियल वर सेंट टू स्टडी द यूरोपियन मोनार्की ऑन विच दे प्लान टू मॉडल देयर ओन, ताकि वो अपने मॉडल से ही कोई भी चीज़ें नई प्लानिंग कर सकें। द एम्परर डिसेंडेंट ऑफ द सन गोडेस। वो ये मानते थे कि जो सूर्य देवी के जो डिसेंडेंट हैं, बट वाज आल्सो सोन ऑन द लीडर ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन, के लीडर भी शो करें। हिज बर्थडे बिकेम ए नेशनल हॉलीडे। उनका बर्थडे नेशनल हॉलीडे बन गया था। ही वोर वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म, जो उन्होंने पहनी थी। एडिक्ट वर इशू ऑन हिज नेम टू सेटअप मॉडर्न इंस्टीट्यूशन। और जो नए नए जो इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप किए गए थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि इस इशू के जो उनका नाम था ना वो जो चेंज किया गया था तो मॉडर्न इशू के नाम पर सेटअप हुए थे। द इम्पीरियल रिस्क्रिप्ट ऑन एजुकेशन ऑफ 1890 अर्ज पीपल टू परस्यू लर्निंग, एडवांस पब्लिक गुड एंड प्रोमोट कॉमन
प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट, वो ये चाहते थे कि कॉमन इंटरेस्ट भी हो, जैसे कि लर्निंग भी आपकी रेगुलर रहे और लोग है वो सबसे ज़्यादा एडवांस रहे, वो ये सबसे ज़्यादा मानते थे ये। और इसी तरह से इन्होंने जो लॉ वगैरह बना लिए थे उनके नाम के साथ में जो नए नए इंस्टीट्यूट है वो एस्टेब्लिश किए गए थे। नाउ डियर स्टूडेंट, आई होप you will understand this one. If you have any queries, you can ask me. Thank you. Have a nice day.